अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के मॉडर्न फ़िलासफ़र्स को कवर करना स्टार्ट किया था और हमने निकोलो मैकियावेली के ऊपर वीडियोस बनाई थी। उसके अलावा हमने थॉमस हॉब्स के ऊपर भी एक लेक्चर बनाया है। अच्छा, थॉमस हॉब्स की अगर मैं बात करूँ तो थॉमस हॉब्स जो है वो 1588 से लेकर 1679 तक रहे। वो जो है एक इंग्लिश फ़िलासफ़र है और पॉलिटिकल राइटर भी है और एब्सोल्यूट सोवरेनिटी का जो है प्रोपोनेंट भी है। जिस तरह प्लेटो जो है वो एब्सोल्यूट किंग की बात करता है, ठीक है, फ़िलासफ़र किंग की, तो थॉमस हॉब्स भी उसी तरह मॉडर्न सेंस में एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात करता है। ऑल्दो उनका और प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन सिंपली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो उसी तरह का ही एक कॉन्सेप्ट उसने लिया है, लेकिन मॉडर्न टाइम में, ठीक है। तो मॉडर्न टाइम में अगर दिया है तो उसकी एस्पेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो एडवोकेट है एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग की, ठीक है। जो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग की जो थ्योरी है उसको उसने मॉडिफाइड फॉर्म दिया है, यानी थियोलॉजिकल बेसिस से हटाकर उसको प्रेगमेटिक और रैशनल बेसिस दी है। अच्छा, इससे पहले हमने थॉमस हॉब्स के ऊपर एक लेक्चर कवर किया हुआ है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो कवर किया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की। इंट्रोडक्शन में हमने उसकी जो बर्थ है वो किस तरह से हुई या किन फैक्टर्स ने उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, अर्ली जो उसकी लाइफ थी। तो बर्थ हमने देखा, उसके बाद हमने जो उसकी लाइफ थी और उसकी जो एजुकेशन थी वो सारा हमने देखा। उसके बाद हमने वो बैकग्राउंड इवेंट्स भी किए जो उसकी फ़िलासफ़ी को आगे जाकर शेप करते हैं। और इसके बाद हमने उसकी जो मेजर वर्क्स थी वो हमने देखी। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा या आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो उसमें जो है वो 3 टॉपिक्स आएंगे। एक होगा मेथडोलॉजी, उसके बाद उसकी एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन नेचर, और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लेवाइथन। और फिर इससे बाद में जो लास्ट लेक्चर आएगा उसमें हम कंपैरिजन करेंगे मैकियावेली और हॉब्स की और उसकी कंक्लूजन करेंगे। और फिर इंशाल्लाह उसकी जो क्रिटिसिज्म है, डिटेल क्रिटिसिज्म बाय डिफरेंट फिलोसोफर्स, और कुछ जो मुझे लगता है उसकी फ़िलासफ़ी में ये चीज़ें जो है वो क्रिटिसाइज़ हो सकती है, तो वो हम कवर करेंगे। अगर मैं मेथडोलॉजी ऑफ थॉमस हॉब्स की बात करूँ तो थॉमस हॉब्स ने जो है वो साइंटिफिक अप्रोच भी अडॉप्ट किया, मैथमेटिकल अप्रोच भी अडॉप्ट किया, डिडक्टिव रीजनिंग भी, और फोर्थ पे ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव भी उसने अडॉप्ट किया। अच्छा, अब अगर मैं साइंटिफिक अप्रोच की बात करूँ तो जिस तरह साइंस में, जिस तरह फिज़िक्स में, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स लाइक द फोर्स एंड इनर्शिया, इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ किए, ठीक है। अब मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स को मैं MC से डिनोट करती हूँ। मैकेनिकल कॉन्सेप्ट में उसने क्या बात की, उसने जो बात की वो है फोर्स और इनर्शिया की, ठीक है, इनर्शिया। अच्छा, तो वो कहता है कि इंसान की जो नेचर है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होती है जो इंसान के नेचर को शेप करती है, जो उसके बिहेवियर को ड्रिवन करती है, और वो जो फैक्टर्स है वो इनफोर्स है, मींस कि वो डायनामिक है। इसके अलावा वो इनर्शिया की बात करता है। इनर्शिया की बात वो करता है स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट के लिए, ठीक है। जिस तरह इनर्शिया क्या होता है फिज़िक्स में, जब हम इनर्शिया की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस टू चेंज, तो वो एक किस्म की स्टेबिलिटी की बात करता है। इसके अलावा जो है वो मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स के अलावा जैसे कॉज एंड इफ़ेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो भी यूज़ करता है। कॉज सॉरी कॉज एंड इफ़ेक्ट का, जैसे वो कहता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना सोसाइटी में, उसकी कॉज क्या है, उसकी कॉज ये है कि इंसान जो है ना वो सेल्फिश है। अब इंसान सेल्फिश है तो वह कहता है इस वजह से उसका इफ़ेक्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स है सोसाइटी में, और जो है इंस्टेबिलिटी है, इनसिक्योरिटी है, ठीक है। तो वो कॉज एंड इफ़ेक्ट भी एक साइंटिफिक फिनोमेना है, साइंस में यूज़ होता है, फिज़िक्स में, ठीक है। स्पेशली थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर आप बात करें न्यूटन की, तो उसमें जैसे एक्शन और रिएक्शन की बात होती है, तो वही उसी तरह की बात थॉमस हॉब्स ने अपनी फ़िलासफ़ी में यूज़ की है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ उसकी थर्ड साइंटिफिक अप्रोच की, तो वो है रिडक्शनिज़म, ठीक है। रिडक्शनिज़म में वो क्या करता है, रिडक्शनिज़म में आप ये करते हैं कि आप एक कौन जो बहुत ज़्यादा
कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू होता है, आप उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे वो उसकी बात जो है ना, वो वही इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी है इन द स्टेट, कॉन्फ्लिक्ट से। लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से करता है? पहले वो ह्यूमन नेचर को एनालाइज करता है, उसके बाद वो कोई कंक्लूजन निकालता है कॉन्फ्लिक्ट्स की और उन सारी चीज़ों की, ठीक है। फिर वो उसके लिए एक वे फॉरवर्ड देता है, जैसे वो लेवाइथन की बात करता है। तो ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है उसने डिवाइड किया छोटे छोटे हिस्सों में, और उसके बाद उसने उसकी एनालिसिस की और फिर लास्ट में कंक्लूड किया और एक वे फॉरवर्ड बताई। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उसने थॉट एक्सपेरिमेंट भी किया है, ठीक है। वैसे तो हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन थॉमस हॉब्स जो है उसने थॉट एक्सपेरिमेंट भी किया है। थॉट एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है? थॉट एक्सपेरिमेंट में जब वो बात करता है स्टेट ऑफ नेचर की, ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर की। अब स्टेट ऑफ नेचर जो है माइट नॉट बी ट्रू कि स्टेट ऑफ नेचर में कोई इंसान रहा है। हमने तो जितना भी एवोल्यूशन ऑफ स्टेट की बात की, या हमने जितना भी एवोल्यूशन ऑफ स्टेट पढ़ा है, तो चाहे हम प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की बात करें या अभी मॉडर्न स्टेट्स की बात करें, मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है स्टेट का, ठीक है, तो उसमें इंसान किसी न किसी अथॉरिटी के अंदर रहा है। अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में पैट्रियार्कल सोसाइटी देखें या मैट्रियार्कल इवन सोसाइटी भी देखें, ट्राइबल सोसाइटीज़ देखें, उसके बाद हम ओरिएंटल एम्पायर्स देखते हैं, ग्रीक सिटी स्टेट्स देखते हैं, रोमन किंगडम्स वगैरह देखते हैं, उसके बाद हमारे पास जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अथॉरिटी के अंदर इंसान हमेशा रहा है। जैसे थॉमस हॉब्स कहता है स्टेट ऑफ नेचर में इंसान किसी भी अथॉरिटी के अंदर नहीं रहता, तो इट माइट नॉट बी ट्रू, लेकिन ये उसका एक एक्सपेरिमेंट है जो उसने किया, ठीक है, उसने अज्यूम किया है। जैसे हम साइंस में ना कोई बात जो है, कोई जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं, हम एक बात को हाइपोथेटिकली जो है वो एज्यूम करते हैं, वो सच भी हो सकती है, वो झूठ भी हो सकती है। तो ये जो साइंटिफिक अप्रोचेस थे उसने अपनी फ़िलासफ़ी में यूज़ किए थे, और वो डिस्कार्टिस की तरह बहुत ज़्यादा क्या नाम है, बहुत ज़्यादा इस बात से एग्री करता था कि ये जो मैथमेटिकल प्रोसीजर है ना, जिस तरह हम मैथ्स में एक प्रोपोजिशन लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते हैं, उसमें आखिर में हमारे पास आंसर आता है। तो वो कहता है कि इसी तरह हम बाकी साइंसेस में भी कर सकते हैं, इवन सोशल साइंस में भी हम मैथमेटिकल अप्रोच जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं मैथमेटिकल अप्रोच को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दूँ तो वो ज्योमेट्री की बात करता है, ठीक है, वो ज्योमेट्री का इस्तेमाल करता है अपनी फ़िलासफ़ी में। वो ज्योमेट्री में स्पेशली हम ट्राइंगल की बात करते हैं, उसके अलावा सेंट्रॉइड की बात करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो अपनी फ़िलासफ़ी में यूज़ करता है। अब वो किस तरह ज्योमेट्री का इस्तेमाल करता है अपनी फ़िलासफ़ी में, तो अगर हम थॉमस हॉब्स की बात करें, ही इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर और द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट, ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल की भी बात करता है। और जैसे हमने इससे पहले लेक्चर में बात की, उसने किसकी बुक ट्रांसलेट की थी? उसने थ्यूसिडाइड्स की बुक ट्रांसलेट की थी, ठीक है। तो हम इंटरनेशनल अगर पॉलिटिक्स की बात करें, स्पेशली रियलिज़म जो थ्योरी है हम इंटरनेशनल रिलेशंस में देखते हैं, तो वो उसका फादर है। तो ये जो है ये भी इंटरनेशनल लेवल की बात करता है। अगर मैं इसकी बात को अगर थोड़ा सा सिंपल बना दूँ, तो वो अगर ट्राइंगल की मैं बात करूँ, वो किस तरह ट्राइंगल का इस्तेमाल करते हैं अपनी फ़िलासफ़ी में, तो वह कहता है ट्राइंगल का ये जो लाइन है ना, जैसे ट्रायंगल में हमारे पास 3 लाइंस होती है, तो हर एक लाइन जो है वो कहता है ये एक स्टेट के पावर के प्रोपोर्शनल है। एक स्टेट का पावर, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक स्टेट है तो उसका पावर यहाँ तक है। अगर बी है तो उसका पावर बी से सी तक है, और सी है तो उसका पावर सी से ए तक है। तो हर एक स्टेट का जो पावर है वो उस लाइन के प्रोपोर्शनल है। अगर इसमें से कोई भी लाइन जो है वो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उससे जो स्टेट्स की जो स्टेबिलिटी है ना, इंटरनली मैं बात नहीं कर रही, एक्सटर्नली मैं बात कर रही हूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो फिर क्या होगा कि एक स्टेट ज़्यादा पावरफुल होगा, बाकी जो है वो सब्जुगेटेड होगी। तो पावरफुल स्टेट क्या करेगा, वो ज़ाहिर है अपने पावर को और ज़्यादा इन्हांस करने की कोशिश करेगा, और इसी तरह बाकी स्टेट्स जो है वो सब्जुगेटेड हो जाएंगे। तो इस तरह पूरे जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, वो क्या होगा, वो डिस्टर्ब होगा। तो वो सेंट्रॉइड की बात करता है, ठीक है, सेंट्रॉइड की बात करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम सेंटर पे एक पॉइंट ले लें, ठीक है, जैसे हम ग्रेविटी की बात करते हैं ना साइंस में, तो इसी तरह वो कहता है कि अगर सेंट्रॉइड की मैं बात करूँ ना, इधर दरमियान वाले पॉइंट की, ये वो पॉइंट है जहाँ पे तीनों स्टेट्स जो है वो आर इक्वल इन पावर, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर है। तो वो कहते हैं अगर सेंट्रॉइड से थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होगी ना, किसी भी स्टेट का लाइन जो है वो अगर ज़्यादा होगा, तो उससे हमारे पास
जो स्टेट की स्टेबिलिटी है, जो इंटरनेशनल सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब होगी। तो इसीलिए बैलेंस ऑफ पावर के लिए चाहिए और स्टेट की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी के लिए चाहिए कि हर स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट के साथ इन बैलेंस ऑफ पावर हो। तो ये जो सारी बातें हैं वो मैथमेटिकल अप्रोच का इस्तेमाल करता है इन सारी बातों को समझाने के लिए ईजीली, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पे हमारे पास है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव तो आपको पता है, जिस तरह लॉक ने भी किया, जिस तरह रूसो ने भी किया, ह्यूमन नेचर की एनालिसिस की, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, हम जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, जैसे अभी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई कॉन्फ्लिक्ट है रिसेंटली, जो अभी एक लड़की ने जो एक्सीडेंट के थ्रू कुछ लोगों को मारा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो ऐसा है, हम सोशल सिस्टम की बात करते हैं, हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो अमीर लोग हैं उनको सज़ा नहीं देता और जो गरीब लोग हैं उनको सज़ा देता है, ठीक है। तो इसी तरह जो अमीर लोग हैं वो पावरफुल होते जा रहे हैं। तो हमारा जो कंसर्न होता है ना कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टेट, ठीक है, या इवन इन द सोसाइटी। लेकिन जो थॉमस होब्स है ना, वो ह्यूमन नेचर को एनालाइज करता है और वो कहता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है ना सोसाइटी में, ठीक है, उसका रीज़न जो है इज़ नॉट लेइंग आउटसाइड द ह्यूमन। वो कहता है इसका जो रीज़न है ना वो इंसान के अंदर ही है। और वो कहते हैं कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंसान को सेल्फिश बनाते हैं, जो इंसान को ब्रूटल बनाते हैं, तो इसी वजह से वो उसी तरह रिएक्ट करता है और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सोसाइटी में। तो वो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव का भी इस्तेमाल करता है। ये सारी हमारे पास थॉमस हॉब्स की मेथडोलॉजी थी। अच्छा, अब अगर हम बात करें एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन नेचर की, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है थॉमस हॉब्स का, क्योंकि बाकी जो फ़िलासफ़र्स हम देखते हैं, जैसे प्लेटो की अगर मैं बात करूँ, एरिस्टोटल की मैं बात करूँ, या इवन मैकियावेली की भी अगर बात करूँ, तो वो ह्यूमन नेचर को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, ठीक है। वो सुपर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, वो मैक्रो लेवल की बात करते हैं, स्टेट ऐसा होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा होना चाहिए, गवर्नेंस इस तरह होनी चाहिए। वो माइक्रो लेवल पर जाकर ह्यूमन नेचर की एनालिसिस इतने डिटेल से नहीं करते जितना थॉमस हॉब्स ने किया। अच्छा, तो वो कहता है मेंस बिहेवियर इज़ डिटर्मिन्ड बाय हिज रिस्पॉन्स टू द सेंसेशन विच इज़ अ फॉर्म ऑफ मोशन। अब इसका क्या मतलब है, यही बात है कि थॉमस हॉब्स कहता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स है, कुछ ऐसे सेंसेशंस है, ठीक है, जैसे हमारे पास प्राइड हो गया, जैसे सेल्फिशनेस हो गई, जैसे एरोगेंस हो गई, ठीक है, सेल्फ सीकिंग हो गई। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के बिहेवियर को डिटर्मिन करती है। और ये जो फैक्टर्स है वो कहता है ये इनसाइड द बॉडी होती है, इनसाइड द ह्यूमन नेचर होती है, ठीक है। और वो कहता है ये जो फैक्टर्स है ना, वो सेंसेशंस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ मोशन है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि वो कहता है कि ये जो फैक्टर्स हैं वो डायनामिक है। अब अगर हम डिटेल्ड एनालिसिस देखें उसकी ह्यूमन नेचर की, तो वो क्या कहता है, वो 3 स्टेप फ़िलासफ़ी देता है ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए। 3 स्टेप फ़िलासफ़ी क्या है, पहले जो है वो ह्यूमन नेचर की बात करता है, ठीक है, इट मीन्स वो इंडिविजुअल लेवल पर जाकर बात करता है। फिर वो जो है सोशल लेवल पर बात करता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स है और ये है वो है, तो उसके बाद वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लोगों के दरमियान होगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या बात करता है, उसके बाद वो बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेवाइथन की। तो ये इंडिविजुअल लेवल पर जाकर, फिर सोशल, और फिर जो है लास्ट में वो पॉलिटिकल लेवल पर जाकर अपनी फ़िलासफ़ी उसने इसी तरह डेवलप की है। अगर मैं बात करूँ ह्यूमन नेचर की कि वो ह्यूमन नेचर को किस तरह से देखता है, तो वो कहता है मेंस बिहेवियर इज़ डिटर्मिन्ड बाय द रिस्पॉन्स टू द सेंसेशन, ठीक है। जैसे मैंने पहले बात की, वो कहता है इंसान जो है ना, वो जो भी इंसान के अंदर फैक्टर्स होते हैं ना, तो वो उन फैक्टर्स जो है वो उसकी नेचर को, उसके बिहेवियर को ड्राइवन करते हैं। तो जिस तरह वो सेंसेशंस होंगी उसी तरह ही क्या होगा, इंसान का बिहेवियर होगा और उसी तरह वो रिएक्ट करेगा और इसी तरह ही सोसाइटी बनेगी। तो वो कहता है ये जो हम कहते हैं ना डिज़ायरेबल एक्शंस, अनडिज़ायरेबल एक्शंस, तो उसके ख़्याल में गुड या बैड का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इंसान से ही रिलेटेड है। अगर इंसान एक चीज़ को डिज़ायरेबल मानता है वो उसको गुड कंसिडर करेगा, अगर एक इंसान एक चीज़ को अनडिज़ायरेबल मानता है तो वो कहता है ये इंसान उसको बैड करेगा, बैड कंसिडर करेगा। यानी जैसे हम थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना कि ये चीज़ ईवल है, ये सिनेस्टर है, और ये चीज़ अच्छी है, ये रिवॉर्डिंग हो सकती है, ठीक है, थियोलॉजिकल लेवल पर अगर मैं बात करूँ, मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो फिर थॉमस हॉब्स जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा सेकुलर होके बात करता है कि इंसान की जो बिहेवियर होती है ना, उसमें कोई गुडनेस और बैडनेस जो है वो इनहेरेंट नहीं है। इंसान जिसको पसंद करेगा, जिस चीज़ को वो उसके लिए वो डिज़ायरेबल कंसिडर करेगा, और जो जो वो सॉरी जो वो डिज़ायर रखेगा जिस चीज़ की उसके लिए डिज़ायरेबल होगा तो वो उसको गुड कंसिडर करेगा, और जो अनडिज़ायरेबल होगा तो वो उसको क्या करेगा, बैड कंसिडर को करेगा। तो यहाँ हम ये बात कर सकते हैं कि वो कहता है कि जो इंसान की जो बिहेवियर है ना, वो इनर फोर्सेस उसको कंट्रोल करती है, नॉट द आउटसाइड, नॉट द ह्यूमन बिहेवियर इज़ नॉट कंट्रोल फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, तो वो कहता है इंसान की जो बिहेवियर है, जिस तरह भी उसका बिहेवियर शेप हो रहा है, वो इनर फोर्सेस की वजह से। इनर फोर्सेस ही इंसान को कंपेल करता है, मजबूर करता है टू टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। अब अगर मैं बात करूँ थॉमस हॉब्स की, तो वह कहता है कि इंसान जो है ना, वो सेल्फ इंटरेस्टेड या सेल्फ सीकर इस वजह से है क्योंकि उसकी जो इनर फोर्सेस है ना, वो उसको इस तरह मजबूर बना रहे हैं कि आपने सेल्फ इंटरेस्टेड होना है। ठीक है, तो अब वो बात करता है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है ना इंसान की, वो क्या है। वो कहता है, वो सिक्योरिटी वर्सेस इनसिक्योरिटी का कंसेप्ट देता है। वो कहता है इंसान के लिए सबसे जो डिज़ायरेबल चीज़ है वो है लाइफ। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। और दूसरी जो अनडिज़ायरेबल चीज़ है वो है डेथ। तो वो कहता है सबसे ज़्यादा जो इंसान पसंद करता है वो लाइफ है, और सबसे ज़्यादा जो इंसान नापसंद करता है वो है हमारे पास डेथ। तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ होप्स की बात करूँ तो ग्रेटेस्ट गुड फॉर एनी ह्यूमन बीइंग इज़ लाइफ मीन्स द सिक्योरिटी, एंड द ग्रेटेस्ट बैडनेस इन टर्म्स ऑफ द थॉमस हॉब्स वो है डेथ। ठीक है, इनसिक्योरिटी। तो यहाँ जो है वो ये बात करते हैं इंसान जो है वो सिक्योरिटी को गेन करना चाहता है, और डेथ को या इनसिक्योरिटी को जो है वो अवॉइड करना चाहता है। ठीक है, अब दूसरी जो वो बात करता है वो कहता है इक्वालिटी ऑफ मेन की बात करता है। यानी वो कहता है कि इंसान जो है वो सारे इंसान इक्वल है। ठीक है, इक्वल इन टर्म्स ऑफ इवन मेंटालिटी एंड इवन फिज़िकल फिज़िक। ठीक है, तो वह कहते हैं इंसान जो है ना वो सारे इक्वल है, फिज़िकली भी वो इक्वल है। ठीक है, और मेंटली भी इक्वल है। अब आप थोड़ा सा इस बात को यहाँ से जो है, यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट करें तो क्या होगा कि इंसान के लिए डिज़ायरेबल चीज़ जो है वो है लाइफ, और अनडिज़ायरेबल चीज़ जो है वो है डेथ। अगर इंसान जो है वो कहता है फिज़िकली और मेंटली वो इक्वल है, तो वो कहता है ये इक्वलिटी जो है वो काज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, जैसे हम इजलिटेरियन फ़िलासफ़र्स की बात करते हैं या डेमोक्रेटिक फ़िलासफ़र्स की बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, इक्वलिटी अगर होगी, जैसे हम मार्क्स के टर्म्स में भी कह सकते हैं कि वो कहता है इकोनॉमिक इक्वलिटी होगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म होंगे। डेमोक्रेटिक्स जो सोच रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं अगर इक्वलिटी होगी, लिबर्टी होगी, फ्रीडम होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म होंगे। लेकिन जो थॉमस हॉब्स है उसका थोड़ा सा डिफरेंट व्यू वो कहता है, वो कहता है कि जो इंसान इक्वल है ना मेंटली और फिज़िकली, यही वजह है कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स है। और वो जो है इस बात को एक्सप्लेन भी करता है। वो कहता है कि इंसान जो है, सारे इंसान सेल्फ सीकिंग है, इंडिविजुअलिस्टिक है, कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि वो अपने टाइम के वर्ड्स को देखता है कि एक ग्रुप दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, दूसरा तीसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। ठीक है, तो वो कहते हैं इंसान सारे सेल्फ सीकिंग है, इंडिविजुअलिस्टिक है, अपने ही बेनिफिट को देखते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है। लेकिन वो कहता है ये इस वजह से कि इंसान मेंटली और फिज़िकली इक्वल है। और अगर कोई बंदा जो है वो इक्वल है, ठीक है, दो बंदे फॉर एग्जांपल ए और बी, वो कहता है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स, वो कहता है इसकी इक्वलिटी की वजह से। तो किस तरह, ए जो है वो भी इक्वल, बी भी इक्वल। ठीक है, और वो एक चीज़ को मांग रहे हैं। ठीक है, उनकी जो डिज़ायर है वो है सिक्योरिटी, लाइफ। तो अगर दो बंदे एक जैसा पावर रखते हैं, एक जैसी मेंटालिटी रखते हैं, और एक ही चीज़ को वो मांग रहे हैं, ठीक है, तो जो डिमांड है लाइफ की या सिक्योरिटी की, वो क्या है, वो ज़्यादा है। और जो अटेनमेंट है वो लिमिटेड है। ज़ाहिर है अगर दो लोग एक ही चीज़ मांग रहे हैं तो वो एक हो के तो ही मिलेगा ना, दोनों को तो एक साथ नहीं मिल सकता। तो वो कहते हैं यही इक्वलिटी जो है, यही रीज़न है सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। वो बाकी फ़िलासफ़र्स की तरह, डेमोक्रेटिक फ़िलासफ़र्स की तरह इक्वलिटी को जो है कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए नहीं समझता। वो कहता है
कि इक्वलिटी है तो इसी वजह से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और इसी वजह से वो कहता है, उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टेट ऑफ वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन, तो वो कहता है इंसान सारे इंटरनल फैक्टर्स के थ्रू वो ड्रिवन होते हैं, उनकी बिहेवियर, वो सेल्फिश बनते हैं, सेल्फ सीकिंग बनते हैं, कॉम्पिटिटिव बनते हैं, इवन वो कहता है इक्वल है फिज़िकली और मेंटली। तो इस वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट्स है सोसाइटी में, और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से क्या है कि हर इंसान एक दूसरे के साथ वॉर में है। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। अच्छा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको थोड़ा सा उसकी जो बात है मेंटल और फिज़िकल इक्वालिटी की, ठीक है। अगर मैं मेंटल और फिज़िकल इक्वालिटी की बात करूँ तो जाहिर है ये तो सबको पता है कि हर इंसान फिज़िकली भी एक जैसा नहीं होता, मेंटली भी एक जैसा नहीं होता। लेकिन जो थॉमस हॉब्स है वो अपनी बात इससे वो करता है, एक्सप्लेन करता है कि इवन के फिज़िकली हमें नज़र आते हैं कि कुछ लोग वीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो कहता है अगर वीक बंदा भी विज़डम को यूज़ करे, ठीक है, और अपने साथ एलाइज बना ले, तो वो उस स्ट्रॉन्गर बंदे को भी डिफ़ीट कर सकता है। तो इस तरह वो कहते हैं अगर कोई बंदा मेंटली भी वीक है, लेकिन वो अगर दूसरे मेंटली वेल जो लोग हैं, मेंटली गुड है, जो विज़डम वाले हैं, उनका हेल्प लेकर तो वो दूसरे स्ट्रॉन्ग बंदे को डिफ़ीट कर सकते हैं। तो इस वजह से वो अपनी बात को इसी तरह वो अपनी बात को एक्सप्लेन करता है कि लोग जो है वो मेंटली और फिज़िकली इक्वल है। अच्छा, उसके बाद वो क्या बात करता है, उसके बाद वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेवाइथन की बात करता है, ठीक है। अब ये जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेवाइथन की बात करता है वो क्यों करता है, पहले हमने जैसे बात की कॉन्फ्लिक्ट्स है सोसाइटी में, सारे लोग जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो कहता है इंसान जो है वो अगर एक कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है तो उसके लिए उसके पास सोल्यूशन भी है, ठीक है। और यही एक फ़िलासफ़र की जो है पहचान होती है कि अगर आप किसी की आइडियोलॉजी को अगर निगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास उसके ख़िलाफ़ या उसकी तरह या उससे अगेंस्ट कोई फ़िलासफ़ी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे मिलिटेंटली आप उठ के किसी की फ़िलासफ़ी को जो है वो निगेट नहीं कर सकते। तो वो अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं तो उसके पास एक वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेवाइथन की बात करते हैं तो उसके पास एक रीज़न है। वो कहते हैं रैशनैलिटी ऑफ मैन लीड्स टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी। पहले तो उसने बात की कि इंसान एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, फिर उसने ये बात की कि सारे इंसान इक्वल है, तो सारे देयर इज़ अ कंडीशन ऑफ वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन। लेकिन वो कहता है इंसान सेल्फिश भी है, लेकिन उसके पास रेशनैलिटी भी है, ठीक है। वो इंसान को सेल्फिश और रेशनल दोनों समझता है। तो वो कहते हैं इंसान सेल्फिश है, लेकिन वो इस बात को समझता है कि ये जो हमारा कंडीशन है, कंडीशन ऑफ वॉर अगेंस्ट एवरीवन, वो जो है वो ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं ना, हमारी उसमें से कोई हमारी जो ग्रेटेस्ट डिज़ायर है सिक्योरिटी वो उससे पूरी हो सकती है। तो वो कहता है कि इंसान इस बात को समझ लेता है कि हमारी जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है वो उसके लिए एक डिसिप्लिन ज़रूरी है। और वो यहाँ पे ये बात करता है राइट्स वर्सेस लॉज ऑफ नेचर की, ठीक है। ये जो कंडीशन उसने बात की, इंसान जंग में है, वो सेल्फिश है, वो सेल्फ सीकिंग है, तो वो एक ऐसे स्टेट ऑफ नेचर को अज्यूम कर रहा है जो रियलिटी में नहीं है, लेकिन वो अपनी थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यू कैन से अपनी फ़िलासफ़ी में, ठीक है। तो यहाँ वो राइट्स वर्सेस लॉज को कंसेप्ट देता है कि पहले इंसान जैसे लॉ ऑफ नेचर के अंदर रह रहा था, अब क्या होगा, वो लॉज जो है ना वो राइट्स में कन्वर्ट होगी। यानी अगर एक स्टेट इस्टेब्लिश भी होगा, ठीक है, एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश होगी जो इन सारे लोगों को कंट्रोल करेगी, तो क्या होगा कि वो जो लॉज थे नेचर के, अब क्या होगा, लोगों के राइट्स होंगे। और लोगों के राइट्स क्या होंगे, लोग क्यों चाहते हैं कि हमारी एक डिसिप्लिन जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि उनको सिक्योरिटी चाहिए लाइफ की। तो वो कहता है उनकी जो लॉ ऑफ नेचर में जो उनकी इनसिक्योरिटी थी वो क्या होगा, वो अब जो लेवाइथन बनेगा, जो स्टेट बनेगा, उसमें वो राइट्स में कन्वर्ट होंगे। यानी यहाँ पे सिंपली थॉमस हॉब्स ये बात करता है कि जो स्टेट बनेगा उसका काम जो है वो लॉज बनाना, राइट्स जो है लोगों को देना नहीं है। राइट्स जो है ऑलरेडी नेचर ने उनको दी हुई है, लेकिन उन राइट्स को प्रिजर्व करना जो है वो लेवाइथन का या स्टेट का काम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इंसान चूँकि रेशनल है तो वो क्या उनको एक ऐसी कोएर्सिव फोर्स चाहिए जो उनको कंपेल करे कि वो जो लॉज ऑफ नेचर है जो अभी स्टेट में वो राइट्स बन गए, तो वो उनको क्या करे, वो उनको ऑब्ज़र्व करे, ठीक है। अब लॉज ऑफ नेचर जो है, राइट्स क्या होंगे, जो लोगों के राइट्स होंगे, इन सिक्योरिटी, लाइफ,
ठीक है, वो सारी क्या होगी, वो गवर्नमेंट उनको ऑब्ज़र्व करेगी। और जो लॉज है, जैसे पहले भी लॉ ऑफ नेचर में पहले लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ कॉम्पिटिटिव थे, तो वो अब क्या होगा, वो सारी सारी चीज़ें जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, कंपटीशन अगर करेगा भी तो स्टेट करेगा, अगर वो वॉर में भी होगा तो किसी स्टेट के साथ होगा, इंडिविजुअली जो है कोई भी विद इन द स्टेट ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। इसके बाद वो बात करता है उसके बाद वो बात करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। अब देखिए, हमें कोई हिस्ट्री में, जैसे फ़िलासफ़र थॉमस हॉब्स के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं कि हमें कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, जब हम हिस्ट्री में देखते हैं कि लोग सारे मिलकर जो है वो आ गए और उन्होंने स्टेट बना ली। ठीक है, और ये थोड़ी सी वैलिड आर्गुमेंट भी है कि ऐसा हमें कोई मिलता नहीं है कोई प्रूफ। और ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग इतने जो है वो सेल्फिश थे, इतने ज़्यादा ब्रूटल थे और डायरेक्टली उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना दी और फिर जो है वो सोशल बन गए। ठीक है, वो पॉलिटिकली भी जो है स्टेबल बन गए। तो लेकिन खैर, हम थॉमस हॉब्स की अगर बात करें तो वो कहता है यहाँ स्टेट ऑफ नेचर से निकलने के लिए क्या हुआ, उन्होंने उनको समझ आ गई। उनको जब समझ आ गई तो उनको कहा हमें एक अथॉरिटी चाहिए। अब अथॉरिटी वो क्या कैसे करेंगे, तो सारे जो लोग थे, ठीक है, पीपल, पी में यहाँ पे लिख लूँगी, सारे जो लोग थे उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हर एक ने एक दूसरे के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, उन्होंने किया कि मैंने अपने कुछ जो राइट्स है वो सरेंडर किए। ठीक है, एक लार्जर अथॉरिटी को, ये कहेगा ये कहेगा ये कहेगा, तो इन सारे लोगों ने मिलकर जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। लेकिन उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने अपने जो राइट्स थे वो क्या किए, वो एक लेवायतन को या एक स्ट्रॉन्गर अथॉरिटी को जो है वो सरेंडर कर दी। इसके बाद वो बात करता है टू काइंड्स ऑफ कॉमनवेल्थ की, यानी उसके रिज़ल्ट में जो कॉमनवेल्थ बनी, जो स्टेट बनी। ठीक है, वो कहता है कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जैसे अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोग एक दूसरे के करीब आ गए, उन्होंने एक स्टेट बना ली। कॉमनवेल्थ बाय एक्विजिशन भी हो सकता है। ठीक है, इसमें प्रोमिनेंट एग्जांपल हम ले सकते हैं मैकियावेली का, जैसे मैकियावेली ने पावर पॉलिटिक्स की बात की और पावर के थ्रू एक कॉमनवेल्थ को गेन करने की बात की। तो कॉमनवेल्थ को थॉमस होम्स ने भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक कॉमनवेल्थ बाय इंस्टीट्यूशन एंड अदर इज़ कॉमनवेल्थ बाय एक्विजिशन। अच्छा, हमने इसमें जब ह्यूमन नेचर की बात की, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की, हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिवाइटन की बात की। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, जैसे वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज़ के दरमियान होता है। ठीक है, ये एक पार्टी हो गई, ये दूसरी पार्टी हो गई, इन दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैंने कुछ राइट्स आपको दे दी, आपने कुछ राइट्स मुझको दे दी, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन थॉमस हॉब्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कहते हैं इंसान जो है ना, सारे लोगों ने, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक टोटलिटी ले लूँ सारे लोगों की, ये फॉर एग्जांपल सारे लोग हैं, उन्होंने अपने राइट्स सरेंडर किए एक सुपीरियर अथॉरिटी को। लेकिन वो कहता है ये अथॉरिटी जो है ये इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब अगर ये पार्ट नहीं है तो ये बाइंडिंग भी नहीं है। तो यहाँ पे हम आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो थॉमस हॉब्स बात कर रहा है वो रिवोल्यूशन का जो राइट है वो लोगों को नहीं दे रहा कि अगर आपने जो है इस अथॉरिटी के अगेंस्ट आप रिवॉल्व करेंगे तो ये राइट थॉमस हॉब्स अपनी फ़िलासफ़ी में लोगों को नहीं दे रहा। ठीक है, वो ऑन द अदर हैंड क्या करता है, वो कहता है लोग रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन रेजिस्ट बट दे कांट रिवॉल्व अगेंस्ट सुपीरियर अथॉरिटी, क्योंकि जो अथॉरिटी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, वो बाइंड भी नहीं है, तो वो जो भी करेगा क्या है, लोग उसको रिवोल्व नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट। हाँ, वो रेजिस्ट कर सकते हैं किसी भी पॉलिसी को। ठीक है, अच्छा, यही बात मैंने पहले भी की, कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस नॉट रिवोल्यूशन, यानी इंसान जो है वो, जो लोग हैं वो रेजिस्ट कर सकते हैं अगर उनकी लाइफ एट स्टेक हो। ठीक है, लेकिन वो रिवोल्ट नहीं कर सकते। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, लाइफ इज़ एट स्टेक, यानी थॉमस हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर में अनडिज़ायरेबल जो एक अनडिज़ायरेबल चीज़ थी वो थी डेथ। ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ। तो वो कहते हैं अगर यहाँ भी आपका ये वो हाल है कि आपका जो लाइफ है वो स्टेक पर है, ठीक है, आप इनसिक्योर है, तो फिर आप जो है उस अथॉरिटी की रेजिस्टेंस कर सकते हैं। रिवोल्यूशन नहीं कर सकते उनके ख़िलाफ़, लेकिन आप रेजिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में भी तो आपका जो है वो लाइफ सिक्योर नहीं थी, अब भी अगर सिक्योर नहीं है तो आप रेजिस्ट कर सकते हैं।
इसके बाद नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अगर हम इसके बाद फ़िलासफ़र्स की बात करें, जैसे लॉक हो गया, या हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मोंटेस्क्यू भी पढ़ेंगे, तो उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की। लेकिन जो लिवाइथन की बात कर रहे हैं थॉमस हॉब्स, जस्ट लाइक मैकियावेली, तो मैकियावेली एक एब्सोल्यूट पावरफुल प्रिंस की बात कर रहे हैं, और यहाँ ये एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी जो सवरन होगा वो लॉ मेकर भी होगा, वो जज भी होगा, वो लॉज को इनेक्ट भी करेगा, वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट भी करेगा, वो टैक्सेस भी लगाएगा, वो पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल भी करेगा। उसके अलावा जो है जो सोसाइटी में जो है कंट्री में पीस को इस्टेब्लिश करना, वो भी उसी सवरन का काम होगा। यानी यहाँ पावर की डिवोल्यूशन की कोई बात नहीं है कि कुछ पावर्स जो है वो किसी और अथॉरिटी के पास होंगे या किसी और ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट में होंगे। यहाँ बस एक ही अथॉरिटी होगी, सुपीरियर अथॉरिटी, और इसके नीचे वो मिनिस्टर्स भी अपॉइंट करेंगे, वो एडवाइज़र्स भी अपॉइंट कर सकता है, वो कुछ और भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो पावर है लॉ मेकिंग का, इनेक्टमेंट का, या जजमेंट का, वो सारा जो है सवरन के पास ही होगा। बाकी लोग उनको जो है वो असिस्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट एक्ट आर्बिट्रेरली ऑन देयर ओन सेल्फ। अच्छा, अब अगर वो ह्यूमन नेचर की बात पहले उसने की, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, फिर एक स्टेट की बात की, तो अब जो है वो स्टेट के वीकनिंग के ऊपर भी बात करता है। ज़ाहिर है अगर एक स्टेट है तो वो वीकन भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। तो वो कहता है कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कॉमनवेल्थ को क्या कर सकते हैं, उनको वीकन कर सकते हैं। तो पहले है रिलैक्स ऑफ कंट्रोल ऑफ सवरन, ठीक है। जब सवरन जो है वो कंट्रोल को रिलैक्स करेगा तो लोग क्या होंगे, लोग लॉज को ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, और एक एनार्की की सिचुएशन होगी। तो फिर वही होगा जैसे लॉ ऑफ स्टेट ऑफ नेचर में था। और यहाँ तो सवरन का काम, या इस लेवाइथन के इस्टेब्लिशमेंट का काम ये था कि वो उस एनार्कियल सिचुएशन को, उस वॉर ऑफ वॉर अगेंस्ट एवरीवन को ख़त्म करे, ठीक है। तो वो अपने कंट्रोल को रिलैक्स नहीं करेगा। उसके अलावा एवरी मैन बिकम्स द जज ऑफ गुड एंड बैड एक्शंस। जब हर एक इंसान जो है वो ख़ुद ही जज करे कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, ठीक है। जैसे लॉ स्टेट ऑफ नेचर में था कि हर इंसान के लिए एक चीज़ डिज़ायरेबल थी तो वो उसको गुड मानता था, और जो अनडिज़ायरेबल थी तो वो उनको क्या करता था, बैड मानता था। तो अगर अब भी ऐसा होगा कि लोग अपनी मर्ज़ी से गुडनेस को, बैडनेस को जज करेंगे, तो उससे भी स्टेट का जो स्टेट की कंडीशन है वो वीकन हो सकती है। उसके अलावा अ बिलीफ दैट शुड डू नथिंग कॉन्ट्ररी ऑफ हिज कंसाइंस। अ बिलीफ दैट शुड, सॉरी यहाँ पे स्टेट होगा, अ बिलीफ दैट स्टेट शुड डू नथिंग कॉन्ट्ररी ऑफ हिज कंसाइन। यानी अगर लोग ये बात सोचेंगे कि स्टेट को जो भी करना चाहिए वो हमारे ही कॉन्साइंस से करना चाहिए, हमारे ही कॉन्सेंट से करना चाहिए, या उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, तो उससे भी क्या होगा, कॉमनवेल्थ वीक होगा। यानी सवरन ही ऑल इन ऑल होगा। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं। उसको जजमेंट भी खुद करनी चाहिए, उसको इनैक्टमेंट भी खुद करनी चाहिए, उसको जो लेजिस्लेशन है वो भी खुद करनी चाहिए, बाकी जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है वो भी उसको कंट्रोल करने चाहिए। और इंटर्न वो क्या देगा लोगों को, वो इंटर्न देगा सिक्योरिटी, ठीक है। थॉमस हॉब्स का जो नाम है वो सिक्योरिटी से ज़्यादा जो है वो जाना जाता है, क्योंकि उसका काम था लोगों को एक ऐसा स्टेट बनाना जिसमें लोगों को सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड हो, और स्टेट ऑफ नेचर में जैसे एक वॉर अगेंस्ट एवरीवन है, वो वाला कंडीशन ख़त्म हो। अच्छा, यहाँ हम आज अपने लेक्चर का एंड करते हैं। इसके बाद हम थॉमस हॉब्स और मैकियावेली की कंपैरिजन और जो कंक्लूजन है वो सारा करेंगे। तो अगर मैं रेफरेंसेस की बात करूँ तो इस लेक्चर के लिए जो मैंने प्रिपेयर किया, मिस्टर जुडहमन की बुक है पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट। जो भी फ़िलासफ़ी है ना, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, तो मैं इन्हीं बुक से ही कवर करती हूँ। जुडहमन की बुक है पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट। अहमद अली नकवी की अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल साइंस, वो सिर्फ मुझे जो है मेन पॉइंट्स देते हैं कि इसमें हमें करना क्या है, क्या क्या चीज़ कवर करनी है। उसके अलावा यूट्यूब लेक्चर्स आते हैं वेस्टर्न फ़िलासफ़ी बाय येल यूनिवर्सिटी, तो वो देखती हूँ। और हर जो फ़िलासफ़र की एक बुक होती है, थॉमस हॉब्स की जैसी लेवाइथन है, मैकियावेली की द प्रिंस थी, इसी तरह बाकी भी फ़िलासफ़र्स के जो है वो कंसल्ट करूँगी।
So it was all about the Thomas Hobbes methodology and his concept of the state of nature and the social contract, and then the establishment of Leviathan. Thank you so much.